मैं एक बार ठीक है 2 मिनट रुको, मैं पहले एक जगह से आना वरना कोई और होस्ट बन जाएगा। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है, मैं देखना चाहता हूँ वरना कट कट के आएगा। 2 मिनट के लिए रुकिए। सुनाई दे रहा है? यस सर। चल ठीक है, आज क्लास ही शुरू कर रहा हूँ। डाउट्स अभी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरा नेटवर्क का कितने बजे तक क्लास ले पाऊंगा मैं। ठीक है, तो सुनने में नहीं आएगा तो मुझे बोलोगे, क्योंकि आज मैं वाईफाई में नहीं हूँ, आज मैं नेटवर्क मोबाइल उसमें हूँ, मोबाइल डाटा में हूँ। तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर मुश्किल ही होगा क्लास करना, और अगर नहीं होगा तो ठीक है। हाँ, कल कॉम्बाइन क्लास कराऊंगा, नहीं तो पता नहीं अचानक वाईफाई में प्रॉब्लम हो गया शुरू। चलो, तो आज जो टॉपिक शुरू करेंगे वो अब हम लोग शुरू करेंगे तुम्हारा एंट्रेंस लेवल एओडी, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है ये। एंट्रेंस लेवल एओडी। तो पहले कुछ टेंजेंट नॉर्मल का सम कराता हूं, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा सबका सम करवा देता हूं ताकि पास्ट ईयर आर्काइव तुम लोग को दे पाऊं, और फिर कुछ मिला के सम्स कराऊंगा। इसमें मगर लंबे लंबे सम्स जो होते हैं उसके लिए तुम्हें एक वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें तुम्हें देखना होगा, जैसे मेरा नॉर्मली जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड होता है, क्योंकि उसे क्लास में कराना इतना आसान बात होगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं चीजों को यहाँ से। प्रॉब्लम,
तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें साइन 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 देखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फलाना जो भी हो। प्रॉब्लम लिखता हूं तो समझ में आएगा। इफ एट each point of the curve y is equal to x cube minus ax square plus x plus 1, the tangent is inclined at an acute angle with the positive direction of x-axis, then find range of A. Find range of A. Solution. थोड़ा सा टाइम दूंगा, थोड़े लंबे सम्स होते हैं, एक बार देख सकते हो, लिख सकते हो, जो भी करना है। 30 सेकंड्स का एक टाइम दे रहा हूं सम देखने के लिए। नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलोगे। क्या कह रहा है? इफ एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, मतलब इस कर्व में तुम कोई भी टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? टेंजेंट का इंक्लिनेशन है, मतलब क्या दिया हुआ है? अगर ये टेंजेंट का इंक्लिनेशन है तो स्लोप दिया हुआ है। कह रहा है कि तुम जो भी पॉइंट, अब तो जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई ले लेता हूं, और जनरल पॉइंट में अगर मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है तो तुम लोग कह रहे हो सर स्लोप दिया हुआ है, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, जनरल पॉइंट में वो dy बाय dx था, और यहाँ पे y का वैल्यू अगर ये है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ax प्लस 1। अब बोलो, अगर ये एक्यूट एंगल है तो तुम टेन थीटा के बारे में क्या जानते हो? 0 से 1/0। तुम बिलीव नहीं करोगे मगर मैं तुम्हें कहता हूं, एक चीज सुनो, ये टॉपिक इन जनरल कॉन्टिन्यूटी से आसान है। मैं मेंस और एडवांस दोनों में कह रहा हूं, मगर प्रॉब्लम कहां पे होगा मैं तुम्हें कहता हूं। मतलब अगर तुम 10 सम उठाओगे तो तुम्हें 8 सम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से आसान मिलेगा, मगर वो 2 सम तुम्हें ऐसा मिलेगा जो रियली वन ऑफ द टफेस्ट सम तुम्हें लगेगा क्रैक करने में। वो कभी मेंस पैटर्न में भी मिलेगा, कभी एडवांस पैटर्न में भी मिलेगा, मगर आज सम जो होता है वो टिपिकली कॉन्टिन्यूटी वाले लॉजिक से, आसान लॉजिक से बनता है, मगर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो टफर चीज को ज्यादा याद रखता है। सपोज मैं कल रात को 12 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठा, और बीच में पानी पीने के लिए मैं केवल 3 बार उठा। पानी पीने के लिए उठा और सोया, मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगा, मतलब 15 मिनट। मगर अगर मैं 3 बार उठूंगा तो सुबह उठ के बोलूंगा पूरा रात मैं नहीं सो पाया। हम लोग यही बोलते हैं ना, नहीं क्यों, रात को बहुत बार उठा। पूछोगे कितने बार उठा? बहुत बार उठा। तो अगर एक परसेंटेज होगा तो मिनिमम 100 बार उठे होगे 5-5 मिनट करके, या एटलीस्ट 10 बार तो उठोगे। बोलोगे नहीं मैं 3 बार उठा हूं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये याद रखता है कि हम 3 बार सो के उठे हैं। तो वैसे ही इस वाले में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो 2 प्रॉब्लम याद रखेगा जिससे क्रैक करने में तुम्हें बहुत मुश्किल हुआ होगा, मगर रिमेनिंग 6 से 8 प्रॉब्लम जो आसान होगा वो दिमाग याद नहीं रखता है, क्योंकि उसे लगता है अरे वो तो आसान प्रॉब्लम था। तो इसलिए जरा ध्यान से देखो, और मैं जो पूछ रहा हूं मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो पास्ट ईयर करने में आसानी होगा। थीटा एक्यूट एंगल है, तो टेन थीटा के बारे में क्या जानते हो? मतलब टेन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, यही होगा ना? मतलब ये हर समय पॉजिटिव। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब था? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इक्वल टू मत लगाना, हाँ इक्वल टू यहाँ पे मत लगाना, ठीक है, क्योंकि एक्यूट में नॉर्मली 0 डिग्री नहीं लिया जाता है इसीलिए। तो डिस्क्रिमिनेंट
तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 3 12 लेस देन 0, मतलब a स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0। तो a बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -√3 से। वो तो वेविकल बना लोगे ना, -√3 +√3 प्लस माइनस प्लस ये वाला। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो एकदम इस चीज को याद रखो, ठीक है, कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम तुम्हें इसका टफर सम मिलेगा। ये एओडी है, इसमें हमें कई बार आसान सम मिलते हैं, हाँ, मगर थोड़ा सा वो सम हमें मिलता है जिसे क्रैक करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ब्रेन क्या करता है, केवल उसी चीजों को याद रखता है, ठीक है। आवाज सुनाई दे रहा है? मैं आज जरा पूछूंगा, अरे Yes, sir. मैं एक बार फिर से ट्राई मारूंगा, मगर थोड़ा सा सम्स करवा दूं उसके बाद, क्योंकि बाकी जगह तो मेरा नेटवर्क पकड़ रहा है वाईफाई का, तो आया है मेरे ख्याल में वाईफाई इधर। चलो आगे चलूं? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। The value of parameter t so that the line 4 minus tx plus ty plus a cube minus 1 equal to 0 is normal to the curve xy equal to 1 may lie in the interval। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, लिखिए देता हूं एक को, b -∞ to 0 union 4 to infinity, d -4 to 4, d 3 to 4। सॉल्यूशन आगे चलूं? चलो पहले टाइम देता हूं, हाँ 20 सेकंड दे रहा हूं सम पढ़ने के लिए। चलो आगे चल रहा हूं। क्या कह रहा है, ये एक लाइन है और ये इसके ऊपर नॉर्मल है। लाइन का इक्वेशन कई स्टूडेंट को एओडी में इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि कैलकुलस का बड़ा एक सुंदर सा पैटर्न होता है। फंक्शन में डोमेन निकालने बोला जाता है, इवन नॉट पता होता है क्या करना है, लिमिट देख के पता चलता है, कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूटी बोला जाता है, डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशियबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन देख के पता चल जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पता चल जाता है। मतलब बाकी किसी टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ थोड़े से टॉपिक को छोड़ के तुम्हें अंग्रेजी को मैथमेटिक्स में चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे टॉपिक में जो एओडी भी है थोड़ा सा, मतलब जो एप्लीकेशन दे रहा है तुम्हें, वहां पे तुम्हें कई बार चीजें अंग्रेजी में दिया रहता है और तुम्हें उसे मैथमेटिक्स में चेंज करना होता है, तो कईयों को उस जगह प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए थोड़ा सा जब सम सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि तुम्हें कह रहा है कि ये एक लाइन है और ये जो लाइन है
ये इसके नॉर्मल में होना चाहिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का। तो अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का नॉर्मल होना चाहिए तो मेरा कहना है इसका स्लोप और इसके नॉर्मल का स्लोप सेम होगा। तो इसका नॉर्मल का स्लोप कैसे निकले, y इज इक्वल टू 1/x, तो dy बाय dx माइनस 1/x²। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है किसी भी पॉइंट में x², और इसका स्लोप क्या हुआ, स्लोप ऑफ द लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, t-4 डिवाइडेड बाय t। तो अब मुझे बोलो नंबर 1 और 2 से तुम्हें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द लाइन मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, मतलब t-4 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू x², जो हर समय 0 से बड़ा होता है। तो दिस इंप्लाइज दो रूट मिलेगा 0 4 प्लस माइनस प्लस ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, यही होना पड़ेगा ना टी, तो यही होना पड़ेगा क्योंकि x² ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब t बिलोंग्स टू होता है माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी तक। ठीक है, ऑप्शन तो है मगर ये ऑप्शन में ओपन इंटरवल है। रीजन क्या है, रीजन तुम्हें देखना होगा, कभी कभी अब तुम्हें खुद सोचना भी होगा ये 0 कब होगा, क्या पता आंसर ऐसा होता, तब तो गलत हो जाता ना। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होके ऑप्शन नंबर सी जानबूझ के तुम्हें नेगेटिव मार्क्स मिले, उसके लिए मैं टेस्ट में ये आंसर दे देता, तब तो तुम इसको लगा देते अब टिक मार्क। मगर ये 0 कब होगा, कहां प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, कोई बोलेगा कहां प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर कि जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे, मैं फिर से बोलूंगा डिनोमिनेटर मत सोचो, डिनोमिनेटर मैं लेके आया हूं या क्वेश्चन में था, पहले ये बोलो। क्वेश्चन में नहीं था क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन xy इज इक्वल टू 1 है, आया समझ में, मतलब ठीक है लॉजिक तुम्हारा सही है मगर डिनोमिनेटर मैं लेके आ रहा हूं रे, तो इसलिए डिनोमिनेटर वाला कंडीशन नहीं देख के उससे कुछ अलग कंडीशन देखूं क्या, इसमें डाल के देखो कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। एकदम तुमने गलत नहीं सोचा, सही सोचा है, वही प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैं x का 0 तो 0 इज इक्वल टू 1 मुझे ये दे रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। ये सब छोटे छोटे चीज हैं। अगर मैं एक कंडीशन लेके आया हूं तो मुझे मतलब x नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन था ये, मगर मैंने ये लिखा नहीं क्योंकि मुझे मालूम है x 0 नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है ये इक्वालिटी नॉट ऑकर करेगा, क्योंकि इक्वल नॉट ऑकर करेगा इसलिए आंसर जो होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 4 से इंफिनिटी। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे बोलोगे। मैं और एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूं, जबरदस्त चीज बताना चाहता हूं, तुम 1/x नहीं लेके अगर इसे ऐसे डिफरेंशिएट कर देते तो हो सकता है कि तुम कुछ देर के लिए फंस जाते। अगर मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता xy इज इक्वल टू 1 को, तो ये मुझे मिलता x इंटू dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x। और अब मैं इसका साइन निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो जाता, मगर फिर से तुम अगर y इज इक्वल टू 1/x इसमें डाल देते तो ये माइनस 1/x² हो गया। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ कंडीशन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कंडीशन रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ कंडीशन कभी कभी तुम्हें लगाना पड़ेगा कि ठीक है तुमने डिफरेंशिएट किया, तुम्हें y बाय x मिला, तुम्हें साइन में प्रॉब्लम है। नहीं, तुम ऐसा भी सोच सकते थे xy अगर 1 है तो इसका मतलब x और y पॉजिटिव है तो हेंस ये वाला नेगेटिव होगा। अलग अलग तरीके से सोच सकते हो मगर सोचना होगा। लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं 3 मिनट का। कहीं भी कुछ पूछना है तो पूछो, पूछना तुम्हारा हक है और बताना मेरा कर्तव्य है। साथ में और एक चीज है भैया, फीस दे देना, वो कर्तव्य में नहीं आता है तुम्हारा, ठीक है, बस पेरेंट्स को बोल देना, ठीक है। बहुतों ने दे दिया है, मैं रिसिप्ट भेज दूंगा। हाँ, मतलब मुझे मिनिमम फीस मिल जाएगा तो मेरे लिए भी बेटर है। हाँ, क्योंकि जरा कोविड का कंडीशन है, मुझे भी ठीक है थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर ठीक है क्योंकि अब सब कुछ मेरा ओपन है। मगर अगर एकदम मुझे अगर ऐसा हो जाएगा कि मुझे एक लिमिटेड फीस नहीं मिलेगा तो मुझे सब कुछ क्लोज में ले जाना होगा। मैं चाहता नहीं हूँ प्राइवेट करना, ठीक है, सब चीजों को।
क्योंकि सेकंड जो नॉर्मली कोचिंग सेंटर्स करते हैं कि जो फीस देते हैं वही चीजों को देख पाए उस टाइप से। चलो सर हाँ बोलते जाओ। सर टी तो सर ऐसे भी नीचे ही था, तो सर वहां पर सर क्या वो ओपन इंटरवल होगा क्या? ओ हाँ ये नहीं हाँ, तो 0 में तो ओपन इंटरवल होता मगर 4 में क्लोज हो जाता ना, ये मैंने गलती की है। हाँ ठीक, तो ओपन में होता ही, सॉरी। हाँ ठीक है, मैं आगे चलूं मैं। बोल देना तब अगर नहीं हुआ है तो, मैं वेट कर रहा हूं। हो गया? हाँ सर। सर ठीक है, चलो आगे चलता हूं। अब और एक टाइप का सम होता है कि एक कर्व दिया रहेगा, मतलब सेम लाइन जो टेंजेंट प्लस कॉर्ड हो सकता है, सेम लाइन टेंजेंट प्लस नॉर्मल हो सकता है, सेम लाइन नॉर्मल प्लस कॉर्ड हो सकता है। सेम लाइन मतलब सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर कर्व कुछ ऐसा है तो ये 100 पॉसिबल है कि ये जो कर्व है, मैं एक ही में सब बना दे रहा हूं। हाँ, ए में टेंजेंट है, बी में नॉर्मल है, और अपने में यहां पे ये कॉर्ड भी है एक। तो ऐसे का तरीका ये है, स्लोप ऑफ ए बी कितने क्या क्या तरीके से निकाल सकते हो? बोलना रे, बोलो ना। y2 minus y1 by y2 minus y1 by x। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 2d, और differentiation of the curve at डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व dy किस पॉइंट में? dy बाय x1 dx किस y1 पॉइंट में? x1 y1। y1। और क्या समझ में आ ए रहा में है? और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। और कुछ है क्या? क्या ध्यान से देखो, नॉर्मल का स्लोप नॉर्मल का स्लोप मतलब -1 बाय सर वो टेंजेंट का minus dy 1 by by dy by dx dx x2 at x2 x2 y2। ये y2 कहां पे? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। आया समझ में? ये पॉइंट ए में, ये पॉइंट बी में। लिख लोगे क्या? खेला ही खत्म। मैं सीरियसली कह रहा हूं, बस कैलकुलेशन लंबा होगा, कहीं नहीं फंसोगे, गारंटी देता हूं, जो भी लेवल का सम हो। सर इक्वेशन सॉल्व करने में मुश्किल होता है, अरे वो तो हो सकता है यार, वो एओडी का पार्ट थोड़ी ना है, एओडी यहां पे खत्म हो जाता है। हाँ, साथ में और एक, ये नहीं भूलोगे क्या?
inherent condition point lies on satisfies the curve. its curve। हाँ, ये साथ में ये आगे चलो। सर नहीं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तीन क्लास के अंदर इतना कुछ जानोगे, बहुत ऊपर घुस चले जाओगे। कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है, लिमिट में तुम देख रहे थे सर, लिमिट में आपने 4 क्लास लिया मगर बहुत स्लोली जान रहे थे चीजें। हाँ होता है, मगर यहाँ पे तुम हर एक समय तुम्हें लगेगा अरे सर कुछ नया चीज सिखा रहे, कुछ नया चीज सिखा रहे, कुछ नया चीज सिखा। पास्ट ईयर में सम भी बहुत मिलेंगे तुम्हें, काफी बड़ा सम मिलेगा। ठीक है, अपने में वो एक क्वेश्चन बैंक होता है, पास्ट ईयर में तुम्हें इतने सम्स मिल सकते हैं इसके। सर हो गया। चलो आगे चलो। यस सर। अब चलो प्रॉब्लम। टेंजेंट्स at P1 other than origin on the curve y is equal to x cube means the curve again at P2. Tangent at P2 means the curve again at P3 and so on. Find area of triangle P1, P2, P3 divided by area of triangle P2, P3, P4. $45 seconds सम देखने के लिए। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? P3 and P2, P and so on. चलो आगे चलता हूं। दो तीन चीज कुछ क्या क्या सीखना है। एक हमने एक तो अबव जो हम लोगों ने थ्योरी देखा, कॉट प्लस टेंजेंट नॉर्मल प्लस पैरामेट्रिक प्लस रिकर्सन। रिकर्सन का मतलब होता है कि अगर मैंने T1 T2 निकाल दिया तो सेम रिलेशन से T2 और T3 भी निकाल सकता हूं। मतलब अगर मैं तुमको कहता हूं कि Tn स्क्वायर इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस T3 Tn माइनस 2 है, तो अगर इससे मुझे मालूम है कि T3 स्क्वायर, मतलब अगर मुझे ये नहीं मिला और सपोज मुझे ऐसा मिला
कि T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 प्लस T1 स्क्वायर, T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 प्लस T2 स्क्वायर, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर T5 स्क्वायर भी कैसा दिखेगा, T4 प्लस T4 स्क्वायर। ये सब चीजें जानना जरूरी है, वरना देखो तुम्हें हर पॉइंट के लिए चीजों को निकालना होगा। ये जो समझा रहा हूं अभी, जब यूज करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। सम देखें क्या कह रहा है। एक टेंजेंट है जो P1 में ड्रॉ हुआ, कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। एक टेंजेंट है जो P x1 y1 में ड्रॉ हुआ, जो मीट कर रहा है P x2 y2 में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चीजों को कई बार तुम पैरामेट्रिक जब लेते हो तो रिलेशन निकालने में आसानी होता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसा दिख सकता है, कितना सुंदर है। अगर x को t ले लूं तो y को t क्यूब ले लेता हूं। पैरामेट्रिक लेने का दो फायदा होता है। एक फायदा ये होता है कि तुम सिंगल पैरामीटर के ऊपर काम करते हो, x और y हट जाता है। दूसरा, तब तुम्हें इनहेरेंट कंडीशन का अब लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने ये ले लिया तो इसका मतलब है कि तुम मान के चल रहे हो कि वो इनहेरेंट कंडीशन बाय डिफॉल्ट अब सेटिस्फाई करने लगेगा। तो क्वेश्चन में जब P1 P2 रहता है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग P1 P2 के टर्म में ही चीजों को लिखें, और तब मैं चीजों को थोड़ा सा हटा देता हूं अब इस चीज को। इसलिए अब मैं कहता हूं कि मैं पहला वाला P1 लेता हूं तो ये T1 इंटू T1 क्यूब होगा, और दूसरा वाला P2 लेता हूं T2 इंटू T2 क्यूब होगा। मैं ग्राफ को थोड़ा सा ज्यादा स्लैंटेड बना देता हूं ताकि क्वेश्चन क्या कह रहा है पता चले कि P2 में जब तुम और एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये P3 में मिलेगा, T3 T3 स्क्वायर क्यूब। तो जब तुम सम को करके देखोगे, क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि P1 P2 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन P2 और P3 के बीच में है? P1 का टेंजेंट P2 में मीट कर रहा है, तो P2 का टेंजेंट P3 में मीट कर रहा है, तो रिलेशन सेम जैसा है या नहीं? पहले हाँ या ना बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सेम रिलेशन, सेम जैसा रिलेशन है। तो चलो हम खेला शुरू करते हैं। तो dy बाय dx मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो बोलो स्लोप ऑफ P1 P2 कैसे निकाल सकता हूं? तुम बोलोगे सर दो तरीके से, T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। वेरी गुड, 2D। और एक dy बाय dx, टेंजेंट कहां पे है, P1 में या P2 में? मतलब अभी मैं जिसका P1, बात कर रहा हूं, P1 मैं P1 P1 P2 का बात कर रहा हूं, तो मैं ये जानता हूं ये टेंजेंट एट P1 है, मतलब T1 में x का वैल्यू उल्टा लिख दिया, सॉरी, x इक्वल टू T1। तो इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब मुझे मिला T1 माइनस T2 इंटू T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू T1 स्क्वायर। यहां से तुम इसे कैंसिल करोगे, मगर जब कैंसिल करोगे तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि T1 इज इक्वल टू T2। तुम बोलोगे सर नहीं सर, डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर रहे हो। मैं बोलूंगा तुम भूल रहे हो, स्लोप में डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, हाँ या नहीं? हाँ सर, स्लोप में डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, इसलिए स्लोप में डिनोमिनेटर 0 होने से डोमेन का प्रॉब्लम नहीं है, मगर T1 इज इक्वल टू T2 यहां पे प्रॉब्लम करेगा। अगर तुम T1 T2 को सेम कर देते हो तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार, तुम देख रहे हो कि मैं उस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं कि किसके कारण तुम एक चीज को हटा पाओगे। तो दिस इंप्लाइज, तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, अब तो समझ में आ गया, टी सबको एक साइड लेके आ जाइए, 3T1 स्क्वायर है तो ट्वाइस T1 होल स्क्वायर माइनस T1 T2 माइनस T2 होल स्क्वायर ट्वाइस T1 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस T1 T2 प्लस ट्वाइस T1 T2 माइनस T2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ट्वाइस T1 माइनस T2 इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे दो केस दे रहा है, क्या क्या? आइदर ट्वाइस T1 इज इक्वल टू T2 और T1 इज इक्वल टू T2, जो दोबारा पॉसिबल नहीं है।
तो हेंस T2 इज इक्वल टू ट्वाइस T1 आ गया। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, ये प्लस होना चाहिए था, तो ये माइनस हो जाएगा। एक प्लस और एक माइनस है ना। T2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस T1। वेरी गुड। तो T3 क्या होगा, कोई कहेगा? मैंने क्या बोला? क्योंकि टेंजेंट एट P1 को अगर मैं ऐसा लिखूं T1 मीट्स एट P2 कॉमा T2, तो तुमने कहा T2 का वैल्यू माइनस T1, तो टेंजेंट एट P2 इंटू T2 मीट्स एट P2 T3 कर्व, तो T3 का वैल्यू माइनस ट्वाइस T2, मगर T2 माइनस ट्वाइस T1 है, डालोगे तो कितना हो जाएगा? टेंजेंट एट P3 T2 मीट्स एट P4 T4, तो T4 इज इक्वल टू माइनस 2 T3 और T3 4, तो माइनस 8 T1। अब निकालते हैं, तो हेंस P का जो कोऑर्डिनेट था वो था मेरे पास T कॉमा T क्यूब, तो P1 मेरे पास होगा T1 कॉमा T1 क्यूब, P2 मेरे पास होगा T2 कॉमा T2 क्यूब, P3 होगा T3 कॉमा T3 क्यूब, P4 होगा T4 कॉमा T4 क्यूब। तो ये वाले रिलेशन से फिर P2 कितना आ जाएगा? माइनस ट्वाइस T1 माइनस 8 T1 होल क्यूब। P3 कितना आ जाएगा? 4 T1 64 T1 क्यूब। P4 कितना हो जाएगा? माइनस 8 T1 और 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना? 70, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 500 एंड क्या था? 5 में कितना? 2 टू द पावर कितना? 5 256 512 512 तो माइनस माइनस थैंक्स। अब बोलो, अब एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 P2 P3 जो होगा, डिटरमिनेंट में पढ़े हो, हाफ ऑफ T1 T1 क्यूब 1 माइनस ट्वाइस T1 माइनस 8 T1 एंड 4 T1 64 T1 क्यूब 1। इसमें से क्या कॉमन आएगा? T1। इससे क्या कॉमन आएगा? T1 क्यूब। तो क्या रह जाएगा? 1/2 T1 टू द पावर 4 1 1 1 माइनस 2 माइनस 8 1 4 64 1। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल P2 P3 P4 क्या होगा? हाफ ऑफ माइनस ट्वाइस T1 माइनस 8 T1 क्यूब 1 4 T1 64 T1 क्यूब 1 माइनस 8 T1। ये सब कैलकुलेशन है रे, इससे पहले जैसे समझा रहा था यहाँ पे कुछ समझा नहीं रहा हूं। कॉमन क्या आएगा? माइनस ट्वाइस T1 माइनस 8 T1 होल क्यूब। तो कॉमन क्या आया? 8 2 जा 16, तो 1/2 इंटू 16 T1 टू द पावर 4। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या? ऊपर क्या मिला? 1 1 1, नीचे माइनस 2 माइनस 8 1, उसके नीचे 4 64 1। क्या दिल खुश हुआ? सेम नहीं, वो डिटरमिनेंट पार्ट सेम। तो हेंस, तो इसका मतलब जब डिवाइड करोगे तो एरिया डिवाइड करना है ना। इसको del 1 ले लेता हूं, इसको del 2, तो अननेसेसरी डिटरमिनेंट को ब्रेक करके क्यों टाइम बर्बाद करोगे? ये सब चीज को भी याद रखो। रिकर्सिव रिलेशन याद रखना, रिकर्सिव रिलेशन में ये सब चीजें होता है, कैंसिल उनसिल। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/16। आंसर खत्म। लंबा सम था, टाइम तो ज्यादा देना होगा। इस वाले में, इस पेज में वैसा कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये पूरा पेज न्यूमेरिकल है। कॉन्सेप्चुअल जो है वो इस वाले पेज में है। टाइम तो देता हूं।
मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मगर मुझे थोड़ा याद दिला दोगे? हाँ, मैं भूल जाता हूं कई बार कि सर हो गया, थोड़ा सा नीचे लेके चले जाइए। हाँ चलो, क्वेश्चन लिख लिया था? चलो क्वेश्चन भी दे ही देता हूं, किसी ने नहीं लिखा होगा तो। सर ऐसा क्या हमेशा होगा कि मतलब जैसा इस बार 10 मतलब रिलेशन सेम था देखकर एक देख के दूसरा हमने वो कर लिया, बना लिया? रिकर्सिव में मतलब इस टाइप के, मतलब सम, अगर ये कंडीशन समझ में आ रहा है नहीं, ये लाइन समझ में आया नहीं, अगर ऐसा लाइन होगा तो होगा ही, हाँ होना ही पड़ेगा ना रे। तुझे डायग्राम से देखना है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है क्या P1 अगर पापा है तो P2 सोच सकते हैं उसका चाइल्ड है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, P2 अगर पापा है तो P3 उसका चाइल्ड है। रीजनिंग वही है ना, रिलेशन तो वही है ना, हम लोग जो वो रीजनिंग में पढ़ते थे वैसा ही चीज है। तो तुम्हें सम को पढ़ के देखना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर समय होगा, ठीक है, मगर अगर ये रिलेशन है तो होगा ही। हाँ, अब अगर ऐसा किया कि P1 में टेंजेंट खींचा जो P2 में मीट कर रहा है, अब P2 में नॉर्मल खींचा, तब नहीं होगा, क्योंकि एक में तुम टेंजेंट खींच रहे हो, एक में क्या खींच रहे हो, नॉर्मल। मगर अगर दोनों में ही तुमने टेंजेंट खींचा तब तो रिकर्सिव रिलेशन होगा ही, आएगा ही, डैम श्योर रहो आएगा ही।
आगे चलूं? नो सर, नहीं। पूरा बताओ। नो सर। मुझे बोल दे, ठीक है बोल देना तब, क्योंकि लंबा समय मुझे इसमें आइडिया नहीं लगेगा हाँ कि तुम लोगों को कितना देर लग रहा है लिखने में। आगे चलूं अब? हो गया? क्या बोलते हो? हाँ सर। The equation of straight line which are both tangent and normal to the curve 27x square is equal to 4y cube are solution. At distinct point. बोला, चलो आगे चलते हैं। कर्व का इक्वेशन है 27x स्क्वायर इक्वल टू 4y क्यूब। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने का तरीका देखो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसा लिया जाता है कि ऊपर फ्रैक्शन में ना है, हाँ, क्योंकि रूट ओवर आने से फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 है, इसलिए कुछ ऐसा लूंगा कि दोनों साइड 6 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर को 6 बनाने के लिए x को a इंटू टी क्यूब ले लेता हूं और y को b इंटू टी स्क्वायर ले लेता हूं।
इससे ये फायदा हुआ कि दोनों साइड में t⁶ आ गया। अब a और b कैसे आएगा? तो a और b आने के लिए अगर मैं ये यहाँ पे डाल दूं तो 27 इंटू a⁵ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू b⁵ का होल क्यूब। मतलब 27 इंटू a² t⁶ इज इक्वल टू 4 इंटू b³ इंटू t⁶। क्या a और b मिल गया? हाँ या ना? हाँ। ये b³ और ये 27 है तो ये कहता है b3 है। ये a² और ये 4 है तो ये कहता है a2 है। मतलब तुमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया। क्या? x को तुम ट्वाइस t³ लिख सकते हो, y को तुम थ्राइस t² लिख सकते हो। ये चीजों को आसान करता है लाइफ में। पहला प्रोसेस खत्म। सेकंड प्रोसेस में आता हूं। कह रहा है कि अगर मेरे पास कर्व ये है x 2t³ वाला, y 3t² वाला। ई का वैल्यू हाँ। -2 भी तो हो सकता नहीं, नॉर्मली हम लोग नेगेटिव नेगेटिव लोगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव लेने से किस यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। x² देखो क्या है, x² मतलब ये वाला साइड ऑलवेज पॉजिटिव है या नहीं? हाँ सर। अगर ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो x ट्वाइस t³ है, y 3t² है। तो कह रहा है कि एक ऐसा कर्व है जो P ऑफ T1 में, मतलब ट्वाइस T1 होल स्क्वायर, थ्राइस T1, ट्वाइस T1 होल क्यूब, थ्राइस T1 होल स्क्वायर, क्यूब में जाके नॉर्मल बन जा रहा है। ट्वाइस T2 होल क्यूब, थ्राइस T2 होल स्क्वायर। तो आप बोलो dy/dx तो मेरे निकल ही गया, मतलब dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 60, 8 3 2 जा 6 t², मतलब 1/t। तो चलो शुरू करो खेला। स्लोप ऑफ PQ क्या क्या होगा? स्लोप ऑफ PQ थ्राइस T1 होल स्क्वायर माइनस थ्राइस T2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस T1 होल क्यूब माइनस ट्वाइस T2 होल क्यूब इज सेम एज dy/dx at T1 is same as minus 1/dy/dx at T2. So this means 3 times of T1 minus T2 divided by T1 plus T2 whole divided by 2 times of T1 minus T2, T1 square minus T1 T2 plus T1 T2 plus T2 square is same as dy/dx। तो ये हो जाएगा 1/T1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस T2। तो इससे तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया कि T2 इज इक्वल टू 1/T1। और इससे क्या आया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल कर दो, तो ये 3 टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर, मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा रे, T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, समझ में आ रहा है? मैंने ये लेके ये लिया रे। हाँ, इससे तुम्हारे पास क्या क्या, अगर ये दोनों को लोगे तो क्या क्या मिलेगा? 2 चीज मिलेगा, एक T1 T2 इज इक्वल टू 1 भी मिलेगा, और T1 को तुम 1/T2 भी लिख सकते हो जरूरत के अनुसार, या T2 को 1/T1 जो मैंने यहाँ पे लिया था। और अब मैं इस वाले को ले रहा हूँ, ये वाले को ले रहा हूँ, ये वाले को। तो T1 होल स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 होल स्क्वायर, तो 3 T1 स्क्वायर क्या होगा, तो T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर क्या है 1, 2 टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/T1 स्क्वायर। मैं आगे छोड़ दूं, सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा बोलो? क्वाड्रेटिक 1/T1 स्क्वायर को कुछ ले लेता हूं, अल्फा ले लेता हूं, तो क्या मिला, थ्राइस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 प्लस 1/अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लिखना, किसी को लिखना है तो लिख लो। T1 स्क्वायर और आपने 1/T1 स्क्वायर को अल्फा लिया। ओ सॉरी, T1 स्क्वायर को अल्फा ले लेता हूँ, आगे तो हो ही जाएगा ना। थैंक्स। तो इस सब में सर आप क्या सिखाना चाह रहे थे? इस सब में यहाँ पे मैं कुछ सिखाना ही नहीं चाह रहा था। जो सिखाना चाह रहा था वो ये है,
ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो इससे पहले सिखा ही दिया है मैंने। ये वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूं। सर हाँ बोलो। लाइन नंबर 23 में T2 के पहले 2 माइनस कैसे आया? T2 के आगे क्योंकि ऑलरेडी ये एक माइनस था ही, ये एक माइनस है ही। हाँ, और एक और एक नहीं ना, सॉरी, ऑलरेडी मैं माइनस लेके आ चुका हूँ ना, तो ये T2 होगा, थैंक्स। तो T1 T2 जो होगा वो -1 होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो अंतर में ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। वो करके देख लेना वो सब, ठीक है, थैंक्स। सर हाँ बोलो। सर वो एलसीएम वाला पार्ट में सर मेरा तो नेटवर्क खराब हो गया था। और ये देखो ना, और मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, हाँ सॉरी, हाँ ये देखना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखना एक्स के साथ पावर होल स्क्वायर है, वाई का पावर होल क्यूब है, तो एक ऐसा पावर मुझे सोचना है कि मुझे एलसीएम 6 है तो दोनों साइड में 6 आ जाए, तो क्योंकि ये 2 है तो इसलिए मैंने एक्स को 80³ ले लिया, क्योंकि 3 2 6 हो रहा था। आया समझ में? हाँ सर। और ये 3 है तो इसे टी स्क्वायर ले लिया, क्योंकि 3 2 6 हो रहा था। मेरा मेन एम 6 बनाना है। ओके सर, ठीक है। थोड़ा नीचे चलता हूँ। आगे चलो। नो सर। थोड़ा बाकी है। सर वो लाइन 27 में T1 स्क्वायर के बाद क्या है? T1 स्क्वायर माइनस, ये नहीं, ये तो प्लस ही होगा, नीचे में जाके -1 हो रहा है। आगे चलूं?
नो सर। ठीक है, लिख लो। सर वो लास्ट में प्लस कैसे है, माइनस होगा ना? कौन सा बोलो? एकदम लास्ट में जो तो नंबरिंग ये के माइनस बिना। वन है, ये माइनस है, हाँ वो तो माइनस है। चलो आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है, 2 मिनट रुको, इसके बाद वाले क्लास को एक बार मैसेज कर दूं उनको आज। चलो, तो तुमने देखा पैरामेट्रिक का इंपॉर्टेंस, पैरामेट्रिक का इंपॉर्टेंस। बात ये नहीं कि विदाउट पैरामेट्रिक द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट P on the curve x to the power 2/3 y to the power 8 is equal to 4 means the coordinate axis at A and B, then AB is equal to चलो शुरू करता हूं। x to the power 2/3 प्लस डिफरेंशिएट करने से आएगा रे, तुम लोग x1 y1 लेके देख सकते हो। हाँ, और मुझे कुछ सिखाने का मन है तो मैं सिखा रहा हूं। जब ऐसा देखते हो तो दिमाग में कुछ नहीं आता है कि 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर 4 होता है। इस पैटर्न को समझो। अगर इस पैटर्न को समझ में आ गया है तो बोलो क्या पैरामेट्रिक ले सकता हूं। P ऑफ थीटा कैसा दिखेगा? x टू द पावर 1/3 2 cos थीटा, y टू द पावर 1/3 2 sin थीटा। समझ में आया? हाथ उठाओ तो एक बार भी आज हाथ नहीं उठाने नहीं दिया। और किसी को डाउट है तो पूछो। मैं जानबूझ के हाथ उठाने बोल रहा हूं ताकि डाउट है तो पूछो, शर्माओ नहीं कि सर शर्म लगता है डाउट पूछने में। समझ में आया? तो तुम्हें जैसे इलिप्स हाइपरबोला में हम लोग देखते थे उस टाइप से, वही अगर ये माइनस होता तो सेक और टेन के टर्म में देखता। तो सर क्या फायदा हुआ? क्यों, खेला खत्म हो गया ना रे। x का वैल्यू हो गया 8 cos क्यूब थीटा, y का वैल्यू हो गया 8 sin क्यूब थीटा। तो अब इसका टेंजेंट निकालने बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b में मीट कर रहा है। तो dx बाय डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा -8 3 24 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, dy बाय डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 24 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। मेरे पास आ जाएगा dy बाय sin बाय cos -tan थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p ऑफ थीटा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो थीटा ही है, p का तो वैल्यू मालूम ही है कि p का वैल्यू तुमने जो लिया वो 8 cos क्यूब थीटा और 8 sin क्यूब थीटा लिया, और स्लोप तो तुमने देखा ही क्या, -tan थीटा। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा y - 8 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा x - 8 cos क्यूब थीटा। तरीका था साइन और कॉस में चेंज करना, क्योंकि उससे चीजें अच्छा हो लगता था। तो -sin थीटा बाय cos थीटा
x माइनस 8 कॉस क्यूब थीटा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो y कॉस थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। ये सब समझा कुछ नहीं रहा हूं, यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं। प्लस 8, मेरा तो कहना है कि तुम लोग डायरेक्टली ये रिजल्ट ही लिख सकते हो ये जो आया, क्योंकि ऊपर वाला तो तुम भी कर पाओगे, बोर्ड लेवल में हमने किया हुआ है ये सब काम। इज इक्वल टू, ये इस साइड गया तो ये 8 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा प्लस 8 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। तो क्या कुछ कॉमन ले रहा हूं? कॉमन ले सकता हूं? हाँ, क्या कॉमन ले सकता हूं? 8 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। तो मुझे टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। क्या मेरा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया? x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 8 साइन थीटा cos थीटा। कह रहा है कि ये टेंजेंट x एक्सिस को a में कट कर रहा है और y एक्सिस को b में कट कर रहा है। तो मुझे हेल्प करोगे, कैसा दिखेगा a और b? एक बार y a को निकालने के लिए क्या करूंगा? a निकालने एक के लिए बार y y को को जीरो zero डालूंगा एक तो बार यहाँ तो x को 8 zero cos थीटा कॉमा 0। b के लिए x को 0 डालूंगा तो b इज इक्वल टू 0 कामा 8 साइन थीटा। मतलब OA का वैल्यू हो गया 8 cos थीटा और OB का वैल्यू हो गया 8 साइन थीटा। क्वेश्चन में तुमसे AB का वैल्यू पूछ रहा है, तुम बोलोगे सर ये भी कोई सम था क्या? 64 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो विच इज नथिंग बट बाहर 8 आएगा। मेरे ख्याल में 8 आंसर में था, 8 आंसर है। सर, तो आपने मेरे जो ख्याल में फिर से मैं कह रहा हूँ कि सर आपने जो बोला था कि मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी ला सकते हैं, वो वाला कैसे करते हैं? वो तो हम लोगों ने स्कूल क्लास में किया हुआ है बोर्ड लेवल में, तुम्हें अगर याद होगा, रूट ओवर x प्लस रूट ओवर y में। पॉइंट को तुम लोग जब x1 y1 लोगे तो हर समय इनहेरेंट कंडीशन याद रखना। ओ हाँ 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 हाँ, याद आ गया सर। हाँ ये वाला सम हमने किया हुआ है बोर्ड लेवल में। हाँ, मैं अपने बोर्ड नोट्स में देख लेना, ये वाला सम तुम्हारे पास होगा जिसमें डायरेक्ट मेथड है, ये भी आंसर देता है। ठीक है, चलो लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूँ 4 मिनट का।
आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। चलो 2 मिनट रुको तो। कर्व टचेस ईच अदर। सपोज 2 कर्व टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट में देखो क्या क्या होगा। सपोज ये पॉइंट ए x1 y1 है, ये y इज इक्वल टू एफ, मैं जानबूझ के इसको ऐसा नहीं देके ऐसा पॉइंट दे रहा हूँ, हाँ, एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 0, और ये है g ऑफ x y, कांस्टेंट भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0। हाँ, तो अगर ये टच कर रहा है तो पहला कंडीशन ये होगा कि ए x1 y1 जो होगा लाइज ऑन बोथ। मतलब तब तुम कह सकते हो कि एफ ऑफ x1 y1 का जो वैल्यू होगा वो g ऑफ x1। मगर इसके साथ कुछ और एक खास हो रहा है, ये कॉमन टेंजेंट है। मतलब f dash at x1 y1 must be same as g dash x x1 y1। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो कॉमन, ये जो टेंजेंट है, ये इस कर्व का भी टेंजेंट है। तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा दोनों तरीके, तुम चाहे फर्स्ट कर्व से स्लोप निकालो या सेकंड कर्व से स्लोप निकालो, बात क्या होगा? बात सेम होगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि f dash x1 y1 जो होगा वो क्या होगा, इसी लाइन का स्लोप होगा। मतलब अगर ये a और ये b है तो मेरा कहना है दोनों ही तो स्लोप ऑफ ए बी देगा ना, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर कर्व टच कर रहा होगा तो कर्व टचेस ईच अदर का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी अ कॉमन टेंजेंट। तो उस कॉमन टेंजेंट का कंडीशन लगा दो। नहीं ठीक है, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि 2 कर्व ऑर्थोगोनल है, तब क्या होगा? कर्व ऑर्थोगोनल है। अब थोड़ा चीजों को आसान लैंग्वेज में करता हूं, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। क्या होगा तब? तब क्या होगा? तब एक कंडीशन होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, होगा या नहीं? मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं कह रहा हूं, अब डायरेक्टली मैं लिखा हूं, हाँ, मैं बार बार x1 y1 नहीं दूंगा। एट पॉइंट ए क्या क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और सेकंड क्या होगा बोलोगे? f dash x equal to minus 1 by g dash f x। dash x हाँ, equals to minus 1 क्योंकि by एक g dash का x। जो टेंजेंट है वो दूसरे का नॉर्मल है, तो इसलिए तुम कह सकते हो कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ऑफ जी डैश एक्स। लिख लोगे क्या? अरे फिर आगे एक सम करवाता हूं। आगे चलूं? नो सर। ठीक है। किसी ने पूछा? अभी तक शुरू नहीं हुआ है। देख लेना। अब तुम लोगों को मुझे बोलने का जरूरत नहीं है कि क्लास 11 में क्या शुरू हुआ है, क्योंकि यूट्यूब में तो अपलोड कर ही रहा हूं।
नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यूट्यूब में क्लास 11th का भी अपलोड है, तो अगर कोई चीज देखना है तो वहां से आराम से देख सकते हो। ठीक है, मेरे वेबसाइट में आंसर तुम्हें मिल जाएगा यूट्यूब में सब कुछ। ओ itu ले जाए इसको। याते इला itu boleh जाए। क्यों ध्यान ना दे oh estamos pelajaran kita balik ke sekolah मैं क्लास होता सुपरवाइजर को बता दूं। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, the curve y is equal to ax cube plus 4x a not equal to 0 and xy equal to 1 touches each others. Find a and point of intersection. Solution. क्या ये स्टेटमेंट ऊपर वाला नहीं है? यस सर। हाँ सर। दोनों टच कर रहा है तो क्या क्या होगा बोलो, मुझे बोलो, डायरेक्टली बोलोगे मुझे अच्छा लगेगा। पहला कंडीशन f of x1 equals to f by नहीं, मुझे डायरेक्ट आंसर ही बोलो, मैं एफ ऑफ एक्स को छोड़ो, डायरेक्टली बोलो क्या ए एक्स क्यू मुझे अच्छा लगेगा। ax cube plus 4x मतलब by ऑब्जेक्टिव x। हम सॉल्व कर रहे हैं ना रे, ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करोगे ना तुम लोग। तो ये क्यों लिया तुम लोगों ने, ये लिया एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। और एक सेकंड कंडीशन क्या लोगे मुझे बोलो, 3ax square plus डायरेक्टली 4 बोलो, is equal थ्राइस ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू minus 1 square। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है, दोनों का रूट एग्जिस्ट करना चाहिए, है या नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही काम करते थे ना रे, कि कॉमन रूट होना चाहिए। दो अलग अलग इक्वेशन है मगर वैल्यू तो एक ही देगा या नहीं? अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a x to the power 4 plus 4x square minus 1 equal to 0। हाँ बोलो सर, ये -x² नहीं होगा कौन सा, बोलो सर? ट्राइस ax² plus 4 equal to -x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन, अरे ये टेंजेंट है, नॉर्मल थोड़ी ना, हाँ कॉमन टेंजेंट है ना, समझ में आया? हाँ। ये कंडीशन लगा रहा हूँ ना, f dash x is equal to g dash x, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, थ्राइस ए x to the power 4 plus 4x square plus 1 equal to 0। क्या क्वेश्चन अब ये नहीं कह रहा कि 1 and 2 मस्ट हैव कॉमन रूट? और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है, किसको एलिमिनेट करना आसान है? किसे एलिमिनेट करूं 1 और 2 में? जो दिमाग में आ रहा है बोलो। x square a एक्स स्क्वायर, ये इतना खूबसूरत चीज है कि कुछ भी कॉमन, कुछ चीज को भी एलिमिनेट कर सकते हो। आंसर मेरे ख्याल में सबसे आएगा, मगर मेरा कहना है ना, क्यों ना वो टर्म को एब्सेंट करूं जहां पे a और x दोनों हैं। अगर मैं ये दोनों पहले समझो क्यों, अगर मैं ये दोनों को हटा दूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा या नहीं? यस सर। और एक बार मुझे रूट मिल गया तो मैं वैल्यू डाल दूंगा तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे हटाऊं बोलो, क्लास 10th? तो 1 को 3 से 1 को 3 से
तो 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो 3x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3। अरे किसी ने कुछ अलग बोला था तो उससे भी आंसर आएगा, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं बस थोड़ा, क्योंकि जानते हो ना ये सब टॉपिक क्या है ना, कि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्व थोड़ा ज्यादा करना होता है, थोड़ा बोरिंग में हो जाता है, इसलिए अगर तुम लोग इंटरेक्शन करोगे तो मुझे भी एक हिम्मत आता है और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो जब तुम माइनस करते हो क्या फायदा होता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो 12 माइनस 4 8x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया, क्या प्लस माइनस 1/√2। तो अगर x आ गया तो a आ गया, हाँ या ना? हाँ हाँ छोड़ दूं? 1 में पुट कर देने से होगा। यस सर। छोड़ दूं? हाँ यहाँ पे डालोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा बोलो, a का। और y कैसे निकालोगे, x y का वैल्यू कुछ दिया हुआ है मेरे ख्याल में, कितना? 1 ये भी तो एक कंडीशन है ना रे, x y इक्वल टू 1। तो इससे y निकल जाएगा और इससे क्या a। अरे ये सब तो निकाल लोगे। मुझे लगा कि अच्छा लगा होगा सम देख के। हाथ उठाओ तो कितने को अच्छा लगा? मिनिमम 5 हाथ उठेगा तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ ठीक है, उठ गया 5 हाथ, क्योंकि ये लगना चाहिए। ये सब सम्स ऐसे हैं कि ये सब सम जब करोगे तो तुम्हें खुद ऐसा लगेगा कि अरे मैं एक लेवल ऊपर चला गया, मुझे कुछ अच्छा चीज सीखा आज मैंने। कितना सही तरीके आंसर देता है, ब्यूटीफुल तरीके से आंसर दे रहा है, और कुछ करना ही नहीं है। हाँ इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि इक्वेशन लंबा हो सकता है, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। मैं चुन के तुम लोगों को यहाँ पे वो सम्स कराऊंगा जो 2-3 पेज में ना जाए, मगर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा टॉप अप प्रॉब्लम नाम का, उसमें जाके मैं कुछ इस टेंजेंट एंड नॉर्मल के लंबे सम्स जो लोकस निकालने वाले थे वो करवाऊंगा। यहाँ पे अगर जूम में कराऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे, मैं मानता हूं जूम इज नॉट राइट ऑप्शन फॉर दैट, तो उसे मैं अपलोड कर दूंगा। सर, हाँ 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 आंसर में बोल। जैसे x के 2 वैल्यूज है तो y के भी 2 वैल्यूज आएंगे। हाँ यहाँ पे तो सब, मतलब ये एक जगह टच नहीं कर रहा है, 2 जगह टच कर रहा है। सर कैसे कर रहे हैं? क्यों, ये एक्स वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा नहीं है क्या? तो कहीं पे टच कर रहा होगा इस टाइप से, मतलब ठीक है, अगर सही तरीके से ग्राफ बनाओगे तो कहीं से ठीक है। डॉसमॉस तो दिया ही है ना, ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉसमॉस में ग्राफ बना के देख लेना ना, ए का वैल्यू डाल के, आया समझ में कैसे टच कर रहा है तो पता चल जाएगा। चलो आगे चलो, मैं चलो number of solutions using tangent normal. Find range of m if
the equation mod of x square minus 5x plus 6 is equal minus mx plus 7m equal to 0 has option number A 3 distinct solution, ऑप्शन नंबर बी 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के ऊपर है, बताऊंगा। हाँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। ये मतलब ये एक्चुअली में तो मैं सही माने बोलूं तो ये ब्लैक बोर्ड प्रॉब्लम है, जूम प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्योंकि ऊपर वाला कुछ सिखाया है तो मुझे मन है कि मैं यहाँ पे भी तुम्हें कुछ सिखाऊं। हाँ, थोड़ा सा सिखाऊं और फिर सेम सम को अगर तुम्हें ये सेम सम को मैं ब्लैक बोर्ड में भी अपलोड करूंगा, टॉप अप प्रॉब्लम में भी अपलोड कर दूंगा। ध्यान से देखोगे। हाँ, ऐसे सम में क्या होता है कि तुम एक, अभी मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि ये एक ट्रिक है, तो ट्रिक बता रहा हूं, जहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा बोलूंगा मैं। x माइनस 7, तो ध्यान से देखो, ये चीज हमने फंक्शन में कर्व स्केचिंग में किया था कि ये दो कर्व है। एक कर्व है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक कर्व है y इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 7। इसका जो बेस कर्व होगा वो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसका जो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं dy बाई dx को 0 कर देता हूं, मतलब x का वैल्यू 5/2 होता है और फिर y का वैल्यू अगर मैं 5/2 में निकालूंगा तो ये मुझे 24/5 माइनस 24/2 प्लस 6 मिलेगा। एलसीएम 4 ले लेता हूं तो 25 माइनस 50 प्लस 24 मिलेगा और ये माइनस 1/4 मिलेगा। तो अब मैं अगर इस कर्व को ड्रॉ करूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो ये दो जगह 0 होता है, x माइनस 2 माइनस 3 में, तो ये 2 में 0 होता है, 3 में 0 होता है। ये वाला ग्राफ है, ये वाला पॉइंट मैंने निकाला 5/2 है और ये वाला पॉइंट मैंने निकाला माइनस 1/4 है। अगर ये इसका ग्राफ था तो बोलो इसका ग्राफ क्या होगा? मॉड ऑफ क्या था? ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, वो नीचे वाला, ऊपर, नीचे वाला ऊपर और फिर से ये ऊपर। तो हैंस ये वाला ग्राफ जो था वो हो जाएगा 2 3, ये इस टाइप से आएगा, ये इस टाइप से आएगा, फिर ये ऐसा ऊपर उठ जाएगा और फिर ये ऐसा चला जाएगा। ये पॉइंट 5/2 होगा और एग्जैक्टली ये पॉइंट जो है ये पॉइंट 1/4 होगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो, बोल सकते हो जो बोलना है। स्ट्रेट लाइन। कुछ खास बात है? कहीं से पास कर रहा है। नॉर्मली देखो दो चीज होता है, या तो फिक्स स्लोप होता है या तो फिक्स पॉइंट होता है। इसका क्या फिक्स्ड है? ओरिजिन। फिक्स क्या है? कौन सा? मतलब इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट ना। एक पॉइंट फिक्स है, ध्यान से देखो, m के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर x का वैल्यू 7 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। अरे ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि ये ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन का क्या हो रहा है बोलो? स्लोप वेरी करेगा, मगर ये हर समय एक जगह से पास करेगा। कहां से? पास से स्लोप 7,0। मतलब ये लाइन कैसा दिखेगा? 7,0 से पास करने वाला कोई भी लाइन, ऐसे 1000 लाइन होंगे, ऐसे 1000 लाइन होंगे, ऐसे 1000 लाइन होंगे। ठीक है, एनी लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा एनी लाइन पासिंग थ्रू 7,0। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये लिख लोगे क्या ये पेज एक बार? सम ये है रे, मैंने सिंगल पेज में मैंने लाने का कोशिश किया इसीलिए। और ये एनी लाइन पासिंग थ्रू 7,0 देगा ये। हाँ चलो, लिखना है तो लिख लो। मतलब दो पार्ट है इसका। पहला पार्ट था कर्व स्केचिंग जो अभी हमने खत्म किया।
एक काम करता हूँ, हाँ मुझे एक चीज अच्छा नहीं लग रहा है। ओ नो, ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने यहाँ पे जो लिखा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे वाला चीज तो मैंने समझाया ही था रे, इसे मैं नीचे समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 7, ठीक है। टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा मगर मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 7 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका स्लोप m है जो वेरी कर रहा है। ये सब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा रे, हाँ ऑब्जर्वेशन होगा। मगर मैं जानता हूं कि अगर मैं x का वैल्यू 7 दूंगा तो y इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन में हम लोग इसे फिक्स पॉइंट कहते थे। तो ये वाला जो है ये दिए मुझे देगा दो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 7,0। तो 7,0 से पास करने वाला ये कोई भी लाइन दे सकता है। ये वाला लाइन तब देगा जब m पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। ये तब देगा m इज इक्वल टू नेगेटिव। तो अल्टीमेटली ये क्या दे रहा है, अगर तुम्हें पूछा जाएगा तो ये सम देख के तुम बोलोगे दिस विल गिव यू एनी लाइन पासिंग थ्रू 7,0। हाँ कोई भी लाइन देगा, ठीक है। तो आप किसी को पहले लिखना है तो पहले ये लिख लो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, काफी टाइम मैंने दे दिया था, और फिर मैं नीचे लेके चले जाऊंगा इसको। मैंने तुम लोग को पहले कहा था तुम लोग हर दिन कुछ नया चीज सीखोगे। एओडी, जब तक एओडी चलेगा। मैं फिर ये उसमें नहीं कह रहा हूं, नया तो हर समय सीखते हो, मगर यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम सीखोगे जो प्रॉब्लम्स तुम लोगों को पहले तुम्हें होगा। और तुम्हें लगता होगा अरे यार ये सब प्रॉब्लम तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम कर है कि क्या। चलो अब आगे चल रहा हूँ, ये लिखना है तो लिख लो, फिर सब में चलता हूँ। तो समझ में ये सम से तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि क्यों मैंने कहा कि मैं टॉप अप वीडियो एक लगाऊंगा। हाँ सब टॉपिक का टॉप अप वीडियो एक लगाऊंगा, क्योंकि वरना ऐसे में तो हम 5 सम भी नहीं कर पाएंगे 2 घंटे में, टाइम लग जाएगा और मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा कि मैंने जूम में तुम्हें ये चीज समझाया है। मगर एक सम एटलीस्ट करवा देता हूं ताकि तुम लोगों को उस चीज का समझ में आए कि क्यों मैं कह रहा हूँ। नॉर्मली इतने लंबे सम्स एलसीडी और ये सब में हमें नहीं मिलते थे, मगर यहाँ पे हमें ऐसे मिलेंगे ऐसे सम्स। चलो ये और डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें वो सम्स मिलते हैं जो जूम क्लास में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो तो अब मैं शुरू करता हूँ। हाँ ओ सॉरी, इसके लिए टाइम ही नहीं दिया था मैंने, तो फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलूं, तो अब शुरू करता हूं। नए पेज में ही शुरू कर रहा हूं ताकि, तो मुझे क्या मिला, मुझे ये इक्वेशन मिला।
अगर मैं ऐसा बनाऊंगा, अगर ऐसा बना y इक्वल टू एम एक्स माइनस 7, तो कितना रूट्स होगा बोलो? 2 2 होगा रे, ध्यान से देखना, ऊपर जाएगा वो और ध्यान से देखना, क्योंकि वो ऐसा है। हाँ ऐसा है, तो तुम अगर कहीं से भी लेके जा रहे हो तो कभी ना कभी वो इसे काटेगा ही। तो कितना रूट मिल रहा है बोलो? 2 ये 2 रूट्स दे रहा है। चलो, मगर वो अगर ऐसा हो जाए कि वो इसे टच करते हुए निकल जाए, तब 3 3 रूट्स। अगर ये उसके नीचे से चला जाए 4 4 रूट्स। 4 ओके, तो बाउंड्री लाइन क्या है? मेरा कहना है ये रेड वाला बाउंड्री लाइन है नहीं? इस रेड वाले से ऊपर अगर मैं हूं तो क्या, कितना रूट? 2 2। और इस रेड वाले से अगर मैं नीचे चले जाऊं तो? मैं अभी बात कर रहा हूं अगर m पॉजिटिव है तो 4 रूट। तो ये रेड निकालने से मेरा काम हो जाएगा। तो ये रेड कैसे निकालूं? तो अब मैं दोबारा जा रहा हूं। ये रेड निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, ये वाला था मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और एक चीज ध्यान से देखो, हाँ क्यों मैं कह रहा हूं कि काफी लंबे सम्स होते हैं ये वाला पोर्शन तुम्हारा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x6। ये पोर्शन भी तुम्हारा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो ये पोर्शन तो तुम्हारा क्या हुआ, ये पोर्शन हुआ तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मगर ये इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन बोलो आप, ये ऊपर आ गया है। मॉड, तो मॉड को अगर हटाऊं तो क्या ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नेगेटिव माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होगा या नहीं? क्लियर है ना? नीचे हाँ। वाला ये था ना, तुम ऊपर लेके जा रहे हो तो साइन चेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब है ये वाले का जो इक्वेशन है वो होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तुमने 7,0 लिया, ये वाला तुम्हारा लाइन है, तुम्हें इसका इक्वेशन चाहिए। इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 7। तो कैसे कंडीशन निकालूं? क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था? हाँ वो y यहाँ वाला पे फंक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पे टचेस हो रहा है। टच तो अगर टचेस हो रहा है तो देखो क्या मिला, 2 कर्व तुम्हें मिला। एक मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक क्या मिला, mx माइनस 7। तो पहला केस क्या आएगा? 5x और एक कंडीशन क्या आएगा? माइनस 12x माइनस 5 इक्वल्स टू m। ये वाला वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो x का हो जाएगा सर वो माइनस है ना, कौन सा बोलो? जो पर ऊपर आ माइनस, गया ये ब्रैकेट में है ना, तो 6 ये भी ब्रैकेट, माइनस ये ब्रैकेट में है। तो ये माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 होगा, सॉरी हाँ। तो माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 5 इंटू ये माइनस ब्रैकेट में x माइनस 7, ये और ये कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, 7 टू जा 14x माइनस 5x प्लस 35। तो ये हो जाएगा x, सबको इस साइड ले आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x कैंसिल करो, माइनस 14x प्लस 35 माइनस 6, 29 इक्वल टू 0। तो दिस implies x is equal to 14 plus minus 14 square 196 minus 4 into 29
9 4 जा 9 8 916 डिवाइडेड बाय 2। तो x का 2 वैल्यू आया 14 प्लस माइनस कितना गया 80/2, मतलब x का 2 वैल्यू आया। x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 4√5/2, मतलब x का वैल्यू आया 7 प्लस माइनस 2√5। मैं तुम्हें और एक आसान मेथड दूंगा रे, बस वेट करना भी। हाँ मतलब यहाँ पे आसान मेथड दूंगा, बाकी का नहीं, यहाँ का। तो x का 2 वैल्यू आया, कौन सा लूंगा? एक आया 7 प्लस 2√5, वाला दोनों ही पॉजिटिव है। ए लूंगा या बी लूंगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके बीच में लाई कर रहा है, 2,0 से लेके 3, बीच। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके बीच में कहीं पे लाई करेगा अल्फा। लंबा समय मैं जान रहा हूँ रे, तो इसलिए मैंने कहा तुम लोग का भी कंसंट्रेशन अभी लूज हो रहा होगा धीरे धीरे, तो इसलिए पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करूंगा मैं इसको। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 3 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल है। तो हेंस तुम्हें x का वैल्यू मिल गया कितना 7 माइनस 2√5। तो अगर x मिल गया तो y कहां से निकालोगे, क्योंकि तुम्हें तो m चाहिए, तो y तुम यहां से निकालोगे, क्योंकि y का वैल्यू तब क्या दिया है, y का वैल्यू तुम्हारे पास दिया है माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो अगर मैं ये डालूंगा तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 तुम्हारे पास हो जाएगा -5 माइनस 2√5, 7 माइनस 3 -4 माइनस 2√5। तो y कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 5 4 जा 20 प्लस 5 2 जा 10√5, 4 2 जा 8√5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया -40 प्लस 18√5। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इतना बड़ा सम मैं कर रहा हूं। तो y का वैल्यू क्या आया, m टाइम्स ऑफ x माइनस 7। तो इससे m का वैल्यू निकाल लोगे y बाय x माइनस 7, तो माइनस ऑफ 40 प्लस 18√5 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 इज -2√5। तो ये तुम्हारे पास m का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 40 में 2 गया तो 20/√5 प्लस √5 कैंसिल 9, तो हेंस 9 प्लस 4√5। तो m का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 9 प्लस 4√5। अब मुझे बोलो क्या होगा, ये सब तो कैलकुलेशन था। अब मुझे बोलो क्या होगा, कंडीशन बोलोगे? नए पेज में आता हूं ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे। तुमने इसका स्लोप निकाल लिया कितना, 9 प्लस 4√5। तो ये वाला और ये वाला, तो मुझे बोलो दो सॉल्यूशन कब होगा, हेल्प करो। 2 सॉल्यूशन कब देगा? कोई कहेगा? m का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? ऊपर ग्रेटर देन greater than 9 plus 4. प्लस 4। अरे यार गलती आ गया रे, ये ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए था, एक्यूट क्यों आया मेरे पास? कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एंगल तो ऑब्ट्यूज होना चाहिए था, m का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए था, m का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए था। कहाँ गड़बड़ है? x 7 माइनस 2√5 सही है, y माइनस ऑफ x m माइनस 2 इक्वल टू डायरेक्ट -2x प्लस 5 उससे भी कर सकते किससे किससे? हैं ओ डिफरेंशिएशन यहीं पे था ना, -2x प्लस 5। तो मैं अननेसेसरी बेवकूफो जैसा नीचे क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे दिमाग में ये ट्रिक है ही नहीं, मैं ये ट्रिक करूंगा ही नहीं, मैं एक अलग काम करूंगा अभी। तो m का वैल्यू 2 से ज्यादा अच्छा था, तो पहले क्यों नहीं बोला तूने? m का वैल्यू है -2x प्लस 5। सिंगल स्क्रीन में जरा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। -2 x का वैल्यू 7 माइनस -2 7 माइनस 2√5 प्लस 5,
तो m का वैल्यू -9 प्लस 4√5 और 4√5 का हाँ नेगेटिव हो गया। 4√5 क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली? 4√5 इज ये 4 इंटू इसका 5 8.5 हाँ 8.5 ना, 5 स्क्वायर रूट 2.23 हाँ, तो इंटू 4 तो ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तब। हाँ ये भी तो मेरा ना, ये नेगेटिव आना चाहिए था। चलो तो अब मुझे बोलोगे तुम लोग। हाँ बस ये एक ही सम ऐसा करा रहा हूँ ताकि तुम लोग टॉप अप प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस समझो। मतलब टॉप अप प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं होगा जो नॉर्मली मैं कराने के बाद जो वीडियो अपलोड कर रहा था, उस चीज को मैंने अभी छोड़ दिया है। हाँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पढ़ाने के बाद जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था उसमें जो बंदे लोग मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम तो क्लास अटेंड कर ही रहे हो। अननेसेसरी मेरा टाइम जा रहा था, मैं डीपीपी नहीं बना पा रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैं उनको कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मैं श्योर हाँ कोई लोग हो सकता है कि मेरा रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मैं उन्हें भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मतलब अगर तुम YouTube में रिकॉर्डिंग देख ही रहे हो तो सेम चीज को अगर मैं और एक बार अपलोड करूं तो ये कोई फायदा नहीं है। वो काम जब कभी फ्री का टाइम मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा। अभी कंसंट्रेशन, क्योंकि अभी बहुत पैक शेड्यूल हो चुका है अब, तो इसीलिए ज्यादा बेटर है कि टॉप अप प्रॉब्लम मेरा वो नहीं, इसलिए मैंने अलग नाम भी दिया टॉप अप। हाँ टॉप अप वीडियोस, टॉप अप वीडियोस जो होगा उसका मतलब वो नहीं है कि वो उसमें तुम्हें वो ये सब तुम्हें मिलेगा, ये सब मैं करवा दूंगा। उसमें तुम्हें उसमें जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे हो सकता है कि वो ट्रिक्स तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, तो प्लीज उस वीडियो को एक बार देखोगे। और जब वीडियो अपलोड करूंगा तो नीचे कुछ सम्स तो दूंगा ही करने के लिए तुम लोग को। तो आप मुझे बोलो ये वाला लाइन ठीक है, समझ में आ रहा है? एक सम देखो 20 मिनट के आसपास ले रहा है। तो m का वैल्यू आया -9 प्लस 4√5। तो आप मुझे बोलो 2 सॉल्यूशन और 3 सॉल्यूशन कब होगा? 2 सॉल्यूशन कब देगा? m greater than -9. तो तुम्हें 2 सॉल्यूशन अगर मिलेगा तो होगा m ग्रेटर देन -9 प्लस 4√5। नहीं क्या 2 सॉल्यूशन मतलब ये कभी ना कभी इसे काटेगा ना जाके। 4 सॉल्यूशन कब देगा? m सर उल्टा होगा लेस ना? सर ऊपर वाला m उल्टा होगा तो। सर रुक जा, हाँ उल्टा होगा, रुक जा मैं हाँ सॉरी, तुम्हारे पास नेगेटिव जा रहा है ना, सॉरी हाँ वही तो मैं, ये वाला जो लाइन है इस लाइन का स्लोप था m इज इक्वल टू 0, इसका था m इज इक्वल टू -इन्फिनिटी अगर इस साइड से आओगे तो इसलिए ये ब्लू वाले लाइन का स्लोप होगा m बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -9 प्लस 4√5। हाँ और 4 सॉल्यूशन के लिए होगा -9 प्लस 4√5 से लेके 0 तक। ये तो m अगर पॉजिटिव है, ठीक है। अब m अगर नेगेटिव हुआ तो उसके लिए तो भैया मैं पॉजिटिव हुआ। अगर m पॉजिटिव हुआ तो, अगर m पॉजिटिव हुआ तो तुम्हें डाल के बस एक चीज देखना है कि क्या ये पॉसिबल है, वो तुम्हारा काम है। क्या ये पॉसिबल है कि 7,0 से तुम यहाँ पे कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ पॉजिटिव साइड में? ये देखना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो अगर तुम इससे ऊपर लेके जाओगे तो 2 सॉल्यूशन आएगा, इससे नीचे अगर लेके जाओगे तो 9 सॉल्यूशन आएगा। ये तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, काफी लंबा सम था, लिखना है तो लिख लो। मगर मैंने कहा था कि मैं तुम लोग को यहाँ पे और एक ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक मुझे सिखाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि मैं तुम लोग को इसे लिखने का जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा तुम लोग को। हाँ इसे लिखोगे तो बोर हो जाओगे। हाँ ये पॉइंट क्या था 7,0, ध्यान से देखो। हाँ क्वाड्रेटिक, हम लोग क्वाड्रेटिक भी तो लगा सकते थे रे। इस कर्व का इक्वेशन था y इज इक्वल टू -x² प्लस 5x - 6। इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू mx - m। जब तुम m का वैल्यू डालते तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास mx - m इज इक्वल टू, ध्यान से देखो मैं जान रहा हूं कि काफी लंबा सम था, कंसंट्रेशन लॉस हो चुका होगा अभी तक, प्लस x के साथ अगर तुम लोगे तो m - 5
प्लस ऑफ माइनस एम प्लस 6। तुम्हें एक रूट चाहिए, टेंजेंट है तो कितना रूट चाहिए बोलो? एक रूट। सर यहाँ मैं इसके लिए कह रहा हूँ, तो 1 रूट का कंडीशन याद है? टेंजेंट होने का कंडीशन क्या था? सर हाँ बोलो। y is equals mx minus 7m नहीं होना चाहिए था? mx minus 7m। सर Seven. d इक्वल्स टू 0। हाँ तो 1 रूट 1, और ये भी सही है ना, x का माइनस ये तो सही है। हाँ तो d इज इक्वल टू ये 7m है, तो ये 7m आ गया। हाँ अब देखो, हाँ ठीक है, दोबारा बोलो। टेंजेंट 1 रूट याद आ रहा है? तुम बोलोगे सर 2 रूट है। मैं फिर से कह रहा हूँ सर, दो रूट है। तुम गलत बोल रहे हो रे, 2 अलग अलग कर्व है। ये कौन सा कर्व है? -x plus 5x और ये कौन सा कर्व है? तो मैं इसके ऊपर का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्या है फंक्शन? तो इसलिए इसके ऊपर कंडीशन लगेगा, तो क्या लगेगा? 1 रूट का कंडीशन, डिस्क्रीमेंट इक्वल टू क्या? d इक्वल टू 0। आराम से लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक क्या तुम बोलोगे सर ये ट्रिक हम लोग ने पैराबोला में किया था। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सीखा था उस चीज को याद रखना। क्यूबिक इक्वेशन में मैं ये नहीं लगा सकता हूँ, मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं ये लगा सकता हूँ। तो देखो कितना बड़ा सम है, काफी कुछ इसमें मैंने बताया। ठीक है, तो इतना चीज मैंने लिखा दिया था जो चीज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वाला जो चीज है वो लिखने का जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में वो पीडीएफ दूंगा ही, तो लिख लेना इससे। ठीक है, तो चीजों को यहीं पे खत्म करता हूँ। टाइम तो अब मेरे पास है नहीं कि मैं और समाज करा पाऊँ, तो इसीलिए आज तो हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मली किया, कुछ और नहीं किया। इसे तुम लोग को मैं लिखने का भी टाइम नहीं दूंगा लास्ट, ये इसलिए इसी सम में छोड़ देता हूँ चीजों को। नेक्स्ट क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ सम्स को सीखेंगे। हाँ बोलते जा। सर हाँ सर बोल, वो आप सुन रहा हूँ। जब वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में तब वो इन्फॉर्म करेंगे ना आप? क्यों वीडियो आज तो अपलोड किया तो इन्फॉर्म किया ना। ओ कौन सा? वो वाला ना? हाँ श्योर 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 श्योर। मतलब टॉप अप प्रॉब्लम वाला ना? यस सर। हाँ श्योर श्योर श्योर। वो तो ये मैसेज मिल जाएगा तुम लोगों को, हाँ, कि जब ऐसे सम्स को मैं अपलोड करूंगा तो। ठीक है, और इसी वीक में फर्स्ट वीडियो इसी वीक में अपलोड हो जाएगा। 3-4 वीडियो अपलोड होगा, एक वीडियो इसी वीक में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग भी रेडी हो ना? इतना बड़ा सम को जूम में करा के फायदा नहीं है, समझ में आ रहा है? yes sir सर क्योंकि ये सम को जूम में देखो, जूम में क्या है ना, जूम में तुम बिट्स एंड पीसेस में चीजों को देख रहे हो। तो मैं बाकी सब में ऐसे लंबे सम्स को अभी छोड़ दूंगा। हाँ, इसे मैं टॉप अप प्रॉब्लम में दूंगा। ये सेम सम को मैं दोबारा कराऊंगा वहां पे। हर बैच में ये सब मैं कराऊंगा। तुम्हारे बैच में मैंने कह रहा है हर बैच में कराऊंगा, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस लेना है तुम्हारा कि क्यों ऐसे सम्स को मैं छोड़ रहा हूँ। तो ठीक है, चलो तो आज यहीं पे चीजों को छोड़ता हूँ। और डाउट्स के लिए कल मुझे एक बार याद दिला देना, मैं सॉल्यूशन भेजने से होगा? डाउट रुक जा। ऋत्विक, हाँ सर। सॉल्यूशन तूने ही डाउट भेजा है ना? हाँ सर। सॉल्यूशन भेजने से होगा या वीडियो सॉल्यूशन चाहिए? सर सॉल्यूशन भेजने से होगा। ठीक है, मैं अगर सॉल्यूशन भेजता हूँ आज तो भेज दूंगा, और समझ में नहीं आया तो कल 8:30 बजे आ जाना। समझ में आया? हाँ सर। और बाकियों को भी कह रहा हूँ, हाँ, कल 8:30 बजे आ सकते हो डाउट लेके। चलो तो 8:25 क्या मतलब 8 बजे के आसपास, 8 बजे के बाद तुम लोग मुझे A2 बैच का तुमको जूम लिंक 8:30 बजे एंट्री मार देना। चलो चलते हैं, और फीस देख लेना, अगर पे कर सकते तो पे कर देना।